तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। मेरा नाम कौशल्या है। मैं दिल्ली शहर में अपने दो बेटों के साथ रहती हूँ। मेरे पति का इस दुनिया से गुजरे हुए 3 साल हो चुके हैं और अब मेरे बुढ़ापे की सारी जिम्मेदारियाँ मेरे दोनों बेटों पर है। लेकिन आज के दिन मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे बड़े बेटे की शादी है। सभी रीति रिवाजों के साथ मेरे बड़े बेटे की शादी बहुत ही अच्छे से घर की लड़की से हो गई और मेरी बहू दहेज में एक काम वाली अपने साथ लेकर आई और मुझसे बोली, सासू माँ, ये काम वाली हर समय आपकी बहुत सेवा करेगी। वो काम वाली सच में मेरी बहुत सेवा करती थी, लेकिन जब मैंने उससे बात करने की कोशिश की तो वो मुझे पता चला कि वो तो गूंगी है। मुझे उस काम वाली पर बहुत तरस आया क्योंकि वो काम वाली बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मुझे उसकी एक बात बहुत अजीब लगती थी कि वह हमेशा घूंघट में रहती और घर में सबसे पर्दा करती। लेकिन एक दिन गलती से मेरे छोटे बेटे ने उसकी शक्ल देख ली और मेरा बेटा जोर जोर से चिल्लाने लगा। ये सुनते ही मेरा दिल जोर से धड़कने लगा कि माँ, ये लड़की वही है जिसने 7 मासूम लड़कियों को बहुत बेदर्दी से। आज मेरे बड़े बेटे नवीन ने फिर से अपनी शादी की बात छेड़ दी। ये वो मुद्दा था जिससे मैं हमेशा अपनी जान चुराती थी। ऐसा नहीं था कि मुझे अपने बेटे की शादी का शौक नहीं था। वो मेरा बड़ा बेटा था और हर माँ की तरह दिल में भी अपनी बेटे की शादी को लेकर बहुत सारे सपने, बहुत सारे अरमान होते हैं। मैं अपने बड़े बेटे नवीन की शादी बहुत धूमधाम से करना चाहती थी, लेकिन मेरी परेशानी ये थी कि आजकल सभी घरों में होती है। मेरा बेटा नवीन अपनी पसंद की लड़की से शादी करना चाहता था, जबकि मैं अपनी पसंद की लड़की से अपने बेटे नवीन की शादी करना चाहती थी। आज भी रात के खाने का वक्त घर आया तो मुझे जिद करने लगा कि जिस लड़की को मैं पसंद करता हूँ, आप उसका रिश्ता मांगने के लिए उसके घर पे जाइए। मैंने खाना खत्म करने के बाद कहा कि भूल जाओ उस लड़की को तुम, क्योंकि तुम्हें मेरी पसंद की लड़की से ही शादी करनी होगी। मेरी बात पर मेरा बेटा नवीन गुस्से से आग बबूला हो गया और उठकर मुझसे कहने लगा कि आप एक बार उससे मिल तो सकती हैं, लेकिन मैं ऐसे लड़की से बिल्कुल भी अपने बेटे की शादी नहीं करना चाहती थी जिसने शादी से पहले ही मेरे बेटे को मुझसे दूर कर दिया हो। मेरा बेटा उस अपने कमरे के अंदर चला गया। मैंने सोचा कुछ दिन का गुस्सा है, समय के साथ अपने आप ठीक हो जाएगा। यही मेरी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। वो थोड़ी देर बाद कमरे से बाहर आया तो उसके हाथ में बंदूक थी। मेरे सामने ही उसने वो बंदूक अपनी कनपट्टी पर रख दी और चीख कर मुझसे बोला कि आप मेरी शादी रचना से कराएंगी या नहीं। रचना उस लड़की का नाम था जिससे मेरा बेटा शादी करना चाहता था। मैं तो अपने बेटे का गुस्सा देखकर पागल ही हो गई थी और मैंने घबराते हुए कहा, पागल हो गए हो क्या? इसे नीचे रखो, गोली चल जाएगी। लेकिन मेरा बेटा उस समय बहुत जज्बाती हो रहा था और उसके लिए मुझे हार माननी ही पड़ी और मैंने उससे कहा कि ठीक है, जिस लड़की से तुम शादी करना चाहते हैं उसे देखने जाऊंगी। मेरे बेटे ने बंदूक नीचे रखकर मुझे गले से लगा लिया और कहने लगा कि वो बहुत अच्छी है, आप मेरी शादी के बाद उस पर बहुत गर्व करेंगी। मैं अपने बेटे की बात मानकर उस लड़की का रिश्ता मांगने उसके घर चली गई। वो लड़की मुझे बहुत सीधी सादी और अच्छी लगी थी। घर परिवार भी अमीर ही था। मैंने शादी की तारीख भी तय कर दी। शादी की तैयारियां सिलसिले में 2-4 उनके घर गई थी, लेकिन हर बार एक ही कामवाली से मेरा सामना होता था और उस कामवाली ने बहुत बड़ा सा घूंघट डाल रहा हुआ होता था। कामवाली की ये बातें मुझे अजीब लगती थी कि मेरी बहू ने मुझे बताया कि ये कामवाली बहुत अच्छी है और इनके हर छोटे बड़े काम यही संभालती है और ये बहुत अच्छी लड़की है। मैंने अपने बेटे और बहू से बहुत पूछने की कोशिश की कि तुम दोनों पहली बार कहाँ मिले थे, मगर दोनों ने मुझे अलग अलग जवाब दिए और ये सुनकर मुझे बहुत हैरत हुई। खैर, कुछ भी हुआ, लेकिन अब हो क्या सकता था। शादी तय हो चुकी थी। शादी की तैयारियों में बहू की कामवाली ने बहुत हाथ बटाया था क्योंकि मेरी बेटी
नहीं थी, इसीलिए सारी तैयारियां भी उन्हें ही दोनों लड़कियों ने मिलकर की थी। शादी के बाद जब मेरी बहू दुल्हन बनकर पहली बार घर आई तो मैंने ये देखकर बहुत हैरान हुई और परेशान हुई कि मेरी बहू अपनी कामवाली को भी गाड़ी में अपने साथ बिठा कर लाई थी। मैं और मेरा छोटा बेटा पंकज हम दूल्हे की कार के पीछे पीछे थे। मेरा छोटा बेटा मुझसे कहने लगा कि मम्मी, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ कि भाभी का अपने काम वाली के साथ कुछ ज़्यादा ही लगाव नहीं है। क्या ये लोग अपने काम वाली को इतना सर में चढ़ा कर नहीं रखा है जितना भाभी ने चढ़ाया हुआ है। ये बात बहुत पहले दिन से मुझे परेशान कर रही थी। ये बात भी अजीब थी कि वो दहेज में भी कामवाली को अपने साथ लेकर आई थी, लेकिन मैं भी अपने बेटे की वजह से कुछ बोल नहीं सकती थी। लेकिन उस कामवाली का मेरी बहू के साथ दहेज में आना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उस कामवाली के लिए मेरी बहू ने शादी के लिए बहुत अच्छे कपड़े कर दिए थे। उन कपड़ों को पहनकर वो कामवाली लगी नहीं रही थी। मेरे कई रिश्तेदारों ने मुझसे पूछा था कि साड़ी बंधे हुए घूंघट में लड़की कौन है। अब मैं उन्हें क्या बताती। ये बनी ठनी लड़की मेरी बहू की कामवाली है, तो मैंने ये लड़की कोई और नहीं, एक कामवाली है, तो यहाँ क्या कहेंगे। मैं मरे मेरे बेटे का दिमाग ही खराब हो चुका था, जो कुछ किए बिना सोचे समझे बिना एक घूंघट वाली कामवाली को अपनी पत्नी के साथ दहेज में लेकर आ गया था। जब शादी के बाद हम बारात लेकर घर पहुंचे तो मेरी बहू ने मुझसे कहा कि सासू माँ, ये कामवाली तो मैं आपके लिए लाई हूँ, आप जैसा चाहे इसे आप काम करा सकती हैं, आपकी बहुत सेवा करेगी। मैं अपनी बहू की बात सुनकर दंग रह गई। ये बेचारी तो बहुत अच्छी है। मैं इसके बारे में कितना गलत सोच रही थी। मुझे अपनी सोच पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। मेरी बहू ने तभी उस कामवाली को आवाज़ लगाकर मेरे कमरे में बुलाया और उससे कहा कि देखो, शादी की तैयारियों के चक्कर में सासू माँ बहुत थक गई होंगी, तो मैं इनके हाथ पांव दबाकर अच्छे से मालिश कर दो। आज से इनके सभी काम तुम्हारी जिम्मेदारी है। आप जल्दी जाओ और सासू माँ के कमरे के अच्छे से सफाई कर दो ताकि आराम कर सकें। अब वो कामवाली अंदर कमरे में चली गई तो मेरी बहू मुझसे धीमी आवाज़ में बोली, सासू माँ, आपसे एक छोटी सी प्रार्थना है। मैंने चौंक कर उसे देखा और पूछा कि किसी प्रार्थना। बहू मुझसे कहने लगी कि वो बेचारी गरीब जरूर है, लेकिन वो एक अच्छे घराने से है और बहुत पर्दा करने वाली है। उस काम वाली का चेहरा तो मैंने भी आज तक नहीं देखा है, इसीलिए आप थोड़े ख्याल रखना। मैंने अपनी बहू से कहा कि तुम इस बात को बिल्कुल भी फिक्र मत करो। जब मैं अपने कमरे में गई तो मैंने देखा कि वो काम वाली बड़ी लगन से काम कर रही थी और साड़ी के साइड में उसे के गोरे गोरे हाथ दिख रहे थे। उस कामवाली की खूबसूरती देखकर मैं तो चौंक गई थी। बहुत ज़्यादा रंग गोरा था उसका। उसे मेरी मौजूदगी का पता चला तो उसने जल्दी से अपने चेहरे को अच्छी तरह से ढक लिया। मैंने उस कामवाली को आवाज़ देकर पूछा कि क्या नाम है तुम्हारा। उसने इशारा करके मुझे बताया कि मैं तो गूंगी हूँ। मुझे उस कामवाली पर बहुत ज़्यादा रहम आया कि बेचारी इतनी खूबसूरत और उसने कैसा भाग्य पाया है कि एक तो कामवाली ऊपर से गूंगी और वो कामवाली बहुत ही काम की थी। मेरा ध्यान बहुत ज़्यादा रखती थी, बहुत सेवा करती थी। मेरी बहू के काम करने से पहले वो काम कर दिया करती थी। मैं उससे बहुत खुश रहने लगी थी, लेकिन मेरा छोटा बेटा उसके घूंघट से बहुत ज़्यादा चिढ़ता था। कुछ भी था, वो बहुत ही ज़्यादा शरारती था। जब भी वो कामवाली उसके सामने से गुजर जाती, उसका रास्ता रोक कर खड़ा हो जाता और उससे कहता कि घूंघट ऊपर करके मुझे अपना चेहरा दिखाओ, तभी मैं अपने जाने दूंगा। वो बेचारी तेज तेज कदमों से भागकर अपने कमरे में चली जाती और मेरे पीछे छुप जाती। मैं अपने बेटे को डांटती कि क्यों इस बेचारी कामवाली को बार बार चिढ़ाता रहता है। कामवाली रोज रात को मेरे सर पांव दबाती थी और मेरी मालिश करती थी। उस कामवाली के आने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा आसानी हो गई थी, क्योंकि मेरे सारे काम उस कामवाली ने ही संभाल रखे थे। मेरा छोटा बेटा उसे हमेशा यह कहकर चिढ़ाता था कि माँ, ये मुंह तो ऐसे ढक कर रहती है जैसे कोई चोर हो, इसीलिए अपने सारे जेवर ध्यान से रखा करो और उसके जाने के बाद ठीक से चेक कर लिया करो। वो काम वाली तो
कुछ बोल भी नहीं सकती थी। एक दिन मेरे कुछ दोस्त मेरे घर आई थी, तब भी मेरी कामवाली उनके सामने घूंघट ही में आई। उस कामवाली के जाने के बाद मेरी एक दोस्त ने मुझसे कहा कि तुम्हारी कामवाली घूंघट करके क्यों काम करती है। तो मैंने उससे कहा कि यह एक बहुत ही शरीफ घर की है। उसके घर वालों ने इसे बहुत मजबूरी में घर से बाहर निकाला है, वरना आजकल ऐसी लड़कियां कहाँ दिखने को मिलती हैं। मैंने अपने दोस्तों से वही सब कहा जो मेरी बहू ने मुझे बताया था। इन सब बात पर मेरी दोस्त ने मुझ पर हंसने लगी और उन्होंने मुझसे कहा कि कहीं औरतें भी औरतों से पर्दा करती हैं क्या? हमने बहुत सी औरतों को देखा है, मगर कोई भी औरत या लड़की आज के टाइम में ऐसा नहीं रहती, औरतों से पर्दा नहीं करती हैं। तुम इस काम वाली पर नज़र रखा करो, ज़्यादा नेक बनने वाले लोग ही पीठ पीछे धोखा देते हैं। मेरी दोस्तों की बातों ने मेरे दिल में कहीं न कहीं शक का बीज बो दिया था। मुझे पहले तो शक नहीं था, बस अब मुझे वो सीधी सादी काम वाली पर शक होने लगा था। मुझे कई ऐसे वाक़ये आने लगे थे जिस पर मुझे उस पर शक न करने की वजह भी मिल गई, और उन सब बातों पर मैंने अपने मन को वहम मानकर भुला दिया था। कुछ दिन पहले की ही बात है, मेरी बहू ने इस काम वाली को किसी काम से अपने कमरे में बुलाया था कि तभी मुझे याद आया कि मेरे बड़े भाई ने मेरी बहू और बेटे को रात की दावत पर बुलाया है। मैं इस बात को बताने के लिए उसके कमरे में गई तो ठिठक कर रह गई, क्योंकि मुझे मेरी बहू के कमरे से मेरी बहू की आवाज़ के अलावा किसी औरत की हंसकर बात करने की आवाज़ आ रही थी। मैं इस बात से बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हुई और सोचने लगी कि बहू के कमरे में तो इस काम वाली के अलावा कोई और नहीं है। मैं अंदर जाकर ये सब देखती कि इससे पहले ही मेरे छोटे बेटे ने मुझे आवाज़ देकर किचन में बुला लिया। मैं जब अपने बेटे की बात सुनकर वापस आई तो तब मैंने अपनी बहू से पूछा कि बेटा, तुम्हारे कमरे में किसके बोलने की आवाज़ आ रही थी? तो मेरी बहू ने मुझसे कहा कि अरे सासू माँ, मैं तो टीवी देख रही थी, उस पर सीरियल की आवाज़ आ रही होगी। मैंने अपनी बहू की इस बात पर यकीन कर लिया और सोचा कि वो काम वाली तो बोल ही नहीं सकती, शायद मुझे कोई गलतफहमी होगी। उस काम वाली को हमारे घर पर आए हुए 1 महीना हो गया था और आज तक मैंने उसकी आवाज़ नहीं सुनी थी, तो वो आज कैसे बोल सकती है? इसके अलावा भी मुझे और भी बातें याद आई कि 5 दिन पहले जब ये काम वाली घर से बाहर जा रही थी तो घर के दरवाजे पर पहुंचकर उसने अपना घूंघट नीचे गिरा दिया था, जिसको देखकर मैं दंग रह गई थी। ये तो घर में इतना घूंघट करती है और अब ये बाहर घूंघट के ही बिना जा रही है। शाम को जब कामवाली लौटकर वापस आई तो मैंने उससे पूछा कि तुम कहाँ गई थी? तो उसने मुझसे कहा कि बहू की माँ मुझे किसी काम से बुलाया था, मैं उनका ही काम करने गई थी। मैं उसकी बात सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हुई, क्योंकि अभी 15 मिनट पहले ही मेरी बहू की माँ से बात हुई थी। उन्होंने तो मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया कि ये कामवाली हमारे घर आई है। खैर, ये बात इतनी ज़रूरी नहीं थी, इसीलिए मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। जो बात ज़रूरी था मैंने उससे को पूछा, क्योंकि वो बिना घूंघट के गई थी। उस बात पर मेरे दिल में हलचल मच रखी थी। मैंने उस कामवाली से पूछा कि तुम सुबह से बाहर निकली थी तो बिना घूंघट के ही क्यों गई थी? तुम्हारा चेहरा भी तो दिख रहा था। इस बात पर कामवाली ने ना में सर हिलाया और एक कागज़ पर लिखकर मुझे बताया कि मैं मास्क लगा रखा था। मैंने तब भी उसकी इस बात पर मुझे यकीन नहीं आ रहा था। दोस्त ने मेरी इस बात पर तसल्ली करने के लिए अपने मुंह पर मास्क निकाल कर मुझे दिखाया, तो तब जाकर मुझे इस बात पर यकीन हुआ। मैंने सोचा ये काम वाली तो बहुत सीधी सादी है, मैं फालतू में ही इस पर शक कर रही हूँ। लेकिन आज दोस्तों की बातों ने मेरे दिमाग में फिर से शक पैदा कर दिया था। मैंने शाम को इस काम वाली को अपने कमरे में बुलाया कि तुम मेरे बेटे से घूंघट करती हो, ये बात तो मेरी समझ में नहीं आती, क्योंकि वो तुम्हारे गैर मर्द है, लेकिन औरतों से पर्दा करना मेरी समझ से बाहर है, तो मुझे अपना चेहरा दिखा ही सकती हो। मेरी इस बात को सुनकर कामवाली बहुत ज़्यादा घबरा गई
और ना मैं सर हिलाकर पीछे हटने लगी और उसने कहा कि मैं अपना चेहरा नहीं दिखा सकती। मैंने भी सोच लिया था कि आज किसी भी हाल में इस कामवाली का चेहरा देखकर ही रहूंगी। जैसे ही मैं उस कामवाली का घूंघट उठाने के लिए आगे बढ़ी तो कामवाली तेज कदमों से भागने लगी और भागते समय मेरे बेटे और बहू से टकरा गई। बेटे ने मुझसे पूछा, ये क्या हुआ माँ, आप इस कामवाली के पीछे क्यों भाग रही हैं? मैंने कहा कि कुछ नहीं हुआ बेटा, मैं तो बस इस कामवाली का चेहरा देखना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर मेरी बहू ने मुझसे कहा कि क्यों सासू माँ, मैंने तो आपसे मना किया था ना कि आप इस कामवाली का चेहरा देखने की जिद नहीं करेंगी, फिर आप ऐसा क्यों कर रही हैं? मैंने अपनी बहू से गुस्से में कहा कि इस कामवाली के घूंघट की वजह से मेरे दोस्तों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया है। अब मैं इस कामवाली को कहो तो अपना चेहरा दिखा दे या फिर मेरे घर से रफा दफा हो जाए। मेरी बहू ने मुझसे कहा कि यह आपको अपना चेहरा नहीं दिखाएगी तो फिर मैंने उससे कहा कि निकल जा मेरे घर से। इस बात पर मेरी बहू ने मुझसे कहा कि ये इस घर से भी नहीं जाएगी क्योंकि ये मेरी कामवाली है, मैं इसे अपने साथ लेकर आई थी। आप कौन होती हैं मेरी कामवाली पर हुक्म चलाने वाली? अपनी बहू की इस बात को सुनकर मैं दंग रह गई क्योंकि मेरी बहू एक कामवाली के लिए मुझसे इतनी लड़ाई कर रही, मुझसे इतनी बदतमीजी से बात कर रही है। और इतना ही नहीं, मेरा बेटा भी वहीं पे चुपचाप खड़ा था, अपनी माँ की बेइज्जती होते हुए देख रहा था। जब मैंने घूरने वाली नज़रों से बेटे की तरफ देखा तो उसने मुझसे कहा कि यह आप सास बहू और कामवाली का मामला है, आप लोग आपस में मिलकर इस मामले का हल निकालें। इस बात को कहकर मेरा बेटा घर से चला गया। मेरी बहू ने मुझे बुरा सा मुंह बनाकर देखा और इस कामवाली को हाथ पकड़कर उसको अपने कमरे में लेकर चली गई। मेरा छोटा बेटा कुछ देर बाद जब घर वापस आया तो उसने मुझसे कहा कि इस मामूली से कामवाली के लिए आपको भाभी से झगड़ा करने की क्या ज़रूरत थी? आपको पता है ना, भाभी मुझे नया कारोबार करवाने में मदद करने वाली हैं। आप जाइए और भाभी से माफ़ी मांग कर आइए। मेरे बेटे की बातें सुनकर मैं बहू से माफ़ी मांगने उसके कमरे में गई तो बहू के कमरे का थोड़ा सा दरवाज़ा खुला हुआ था। अंदर का नज़ारा देखकर तो मैं हक्का बक्का रह गई। बहू कामवाली के गले से लगाकर तसल्ली दे रही थी। बहू की बात सुनकर मैं परेशान हो गई कि क्या भला कोई अपने कामवाली से इतना मोहब्बत कर सकता है। मेरी बहू उसको गले से लगाकर कह रही थी कि तुम परेशान मत हो कि बस कुछ दिन की बात है, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी और मैं सासू माँ को भी अच्छे से समझा दूंगी। मैंने थोड़ा और अंदर झांक कर देखा तो उस कामवाली ने अपना घूंघट उठाया हुआ था, उसकी एक साइड मुझे दिख रही थी। मैं चौंक कर अपने कमरे में वापस आ गई। मुझे बहू की वही बात याद आई कि उसने कहा था कि इस कामवाली ने तो मुझे भी आज तक अपना चेहरा नहीं दिखाया है। फिर वो कामवाली आज बहू के सामने अपना घूंघट कैसे उठा बैठी थी। मैं सोच ही रही थी कि एक मालकिन तो कभी भी अपने कामवाली को गले से नहीं लगा सकती और ना ही उसको इतना सर पर चढ़ाती है। फिर मेरी बहू ऐसा क्यों कर रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस दिन के बाद से मेरी बहू ने उस कामवाली को मेरे सारे काम करने से मना कर दिया था। वो कामवाली ज़्यादातर मेरी बहू के ही साथ रहती थी और उसकी काम वाली को अपने करीब भी नहीं भटकने देती थी। मैं भी ये सोचकर चुप हो गई थी कि कहीं मेरे घर का माहौल ख़राब ना हो जाए और दूसरा कोई लड़ाई झगड़ा होने की वजह से मेरा बेटा अपनी पत्नी को लेकर मुझसे अलग ना हो जाए। मेरी बहू रोज़ ही उस कामवाली को लेकर घर से बाहर निकल जाती और शाम को वापस आने पर दोनों ही अपने कमरे में बंद हो जाती। उन दोनों का ऐसा करना मुझे बहुत अजीब लगता, लेकिन मैं क्या करती, मेरी तो इस घर में कोई सुनने वाला था ही नहीं। एक दिन मेरी तबीयत अचानक ही खराब हो गई। मैंने अपने छोटे बेटे से कहा कि काम वाली किचन में काम कर रही है, तुम जाओ और उससे कहना कि वो मुझे एक कप चाय बना कर दे दे। उस दिन इत्तेफाक से मेरा बेटा घर पर ही था, वरना इस समय मेरा बेटा अपने काम पर होता था। मेरी बात सुनकर वो उस काम वाली के पास किचन में गया
उसको गए हुए 2 मिनट ही हुए थे कि अचानक किचन से मेरे बेटे को चीखने की आवाज़ आई। उसकी आवाज़ में सुनकर बहुत ज़्यादा घबरा गई। तेज़ी से बिस्तर से उठी और भागती हुई किचन में गई थी। जब मैं किचन में पहुंची तो मैंने वहाँ जो नज़ारा देखा, उसको देखकर मैं परेशान हो गई। मेरे बेटे ने उस कामवाली का बाजू पकड़ रखा था और दूसरे हाथ से वो कामवाली अपना चेहरा छुपाने की कोशिश कर रही थी। मैंने अपने बेटे से कहा, यह सब क्या हो रहा है? इतने में इस कामवाली का हाथ क्यों पकड़ रखा है? तो मेरा बेटा कहने लगा, इसीलिए पकड़ा है ताकि वह भाग न जाए। मैं किचन में आया था आपके लिए चाय को कहने, तो मैंने देखा कि अपने घूंघट से अपना चेहरा साफ कर रही थी और गलती से मेरी नज़र इसके चेहरे पर पड़ गई और मैंने इसका चेहरा देख लिया है। तो मैंने हैरानी से पूछा कि फिर क्या हुआ? इतने में ही मेरा बेटा, बड़ा बेटा और बहू अपने कमरे से निकलकर किचन में आ गए। मेरी बहू आग बबूला होकर कहने लगी कि आप दोनों माँ बेटी मेरी कामवाली के साथ कैसा सलूक कर रहे हैं? मेरा बेटा कहने लगा कि मैंने आपकी कामवाली की शक्ल देख ली है और मैं अभी सबको इसकी शक्ल दिखाता हूँ। और इतना कहकर उसने ज़बरदस्ती उस कामवाली का घूंघट खींच लिया। जब उसने उस कामवाली का चेहरा देखा तो मुझे ध्यान आया कि मैंने इससे पहले भी इसे कहीं देखा है। जरा ध्यान से देखा तो मेरे मुंह से चीख निकल गई। मुझे याद आया कि ये तो वही 6 मासूम लड़कियों की कातिल जो आज कल हर न्यूज़ चैनलों पर नज़र आ रही है। मेरे दिमाग में पूरी की पूरी कहानी चलने लगी। न्यूज़ रिपोर्टर ने बताया था कि इस लड़की ने अपनी 7 मासूम दोस्तों की कत्ल बड़े ही बेरहमी के साथ कर दिया है। पुलिस ने इसको पकड़ भी लिया था। पुलिस ने बताया कि वो लड़की एक दिमागी बीमारी से पीड़ित है और इस बीमारी के चलते इतने जलन और दुश्मनी में अपनी 7 मासूम दोस्तों को मार डाला है। बाद में पता चला कि ये कातिलाना लड़की पुलिस की गिरफ्त से फरार हो गई है। मैं क्या, पूरे देश की इस कातिल लड़की के बारे में पता था। इस देश के बच्चे भी जानते थे कि ये लड़की कौन है। इसकी शक्ल इतनी बार न्यूज़ चैनलों पर दिखाई गई है कि अब तो इसको कोई भी पहचान सकता था। मेरे छोटे बेटे ने उस कामवाली को पहचान लिया था। मैं तो डर ही गई थी कि इतनी खतरनाक लड़की हमारे घर में रह रही है। मैंने अपने बड़े बेटे से कहा कि जल्दी से पुलिस को फ़ोन करो। मैंने अपनी बहू के चेहरे को देखा, उसके तो चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। मैंने बेटे से कहा, मेरी शक्ल क्यों देख रहे हो? जल्दी से पुलिस को फ़ोन करो। मेरी इस बात को सुनकर मेरी बहू मेरे पैरों में गिर गई और कहने लगी, सासू माँ ऐसा नहीं कीजिए, प्लीज़ पुलिस को मत बुलाइए। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि मेरी ही बहन है, मेरी सगी बहन है। तभी मेरे बेटे ने कहा, माँ मैं इस बात को पहले से जानता हूँ। इस बात को सुनकर मेरा तो दिमाग ही चकरा गया था कि इन दोनों ने मिलकर एक कातिल लड़की को मेरे घर में रखा हुआ है। छोटे बेटे जैसे ही फ़ोन की तरफ हाथ बढ़ाया तो मेरे बड़े बेटे ने उसे रोक दिया और कहा कि माँ मेरी बात तो पहले सुन लो। इतने में ही मेरी बहू की बहन बोलने लगी कि आप मेरी बात तो सुन लीजिए, फिर आपको जो ठीक लगे वो करना। हम 7 दोस्तों का ग्रुप था। हम सब आपस में बहुत प्यार से रहते थे और हम सब मिलजुल कर ही रहा करते थे। मेरी दोस्त मायरा को एक लड़का पसंद करता था और उसके पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ था। मेरे दोस्त मायरा को वो लड़का बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वो कहती थी कि अजीब सा पागल लड़का है, और सच में वो लड़का पागल ही था कि अचानक वो सब लोगों के सामने मायरा को प्रपोज करने लगा। मायरा के साथ साथ हम सब लड़कियों को भी बहुत गुस्सा आया कि ये लड़का ऐसा क्या कर सकता है। इसी बात पर मायरा ने उस लड़के के गाल पर एक थप्पड़ मार दिया और हम सभी दोस्तों ने मिलकर उसे बहुत ज़्यादा बातें सुनाई। हमारी देखा देखी सब लोगों ने मिल कर के बहुत बातें सुनाई और उस लड़के का मजाक उड़ाया। कोई भी लड़का अपनी बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपने इसी बेइज्जती को उस लड़के ने अपने दिल से लगा लिया और हम लड़कियों से बदला लेने को सोचा। और वो लड़का पहले ही साइको टाइप था। इस वाक्य के कुछ ही दिन बाद हम सभी दोस्त मायरा के घर पर इकट्ठा हुए थे और खाना खाते हुए हम सब चौंक गए क्योंकि मायरा के कमरे से चीखने की आवाज़ें आ रही थी। हमारी एक दोस्त मायरा के कमरे में देखने गई तो वो लड़का चाकू से मायरा को मार रहा था और वो डर कर भागी तो उस लड़के ने उसे भी मार डाला। उस साइको लड़के ने एक एक करके मेरी साथी दोस्तों को बेरहमी से चाकू से गूंद कर मार
मार डाला। मैं अपनी जान बचाने के लिए वहां खिड़की से कूद गई। तेजी से भागती हुई अपने घर आकर अपने कमरे में छुप गई। मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मेरा दिमाग कुछ भी सोचने समझने की हालत में नहीं था। मैं डर गई थी। उस साइको लड़के ने बड़ी बेरहमी से मेरी सारी दोस्तों को मार दिया था। अब मुझे डर था कि कहीं वो मुझे भी कुछ मार ना डाले, लेकिन वो लड़का बहुत चालाक निकला। उसने मेरी सारी दोस्तों का कत्ल का इल्ज़ाम मेरे ऊपर ही डाल दिया और इसी हत्या के आरोप में पुलिस ने मुझे पकड़ लिया। मैंने सबको सच्चाई बताई, लेकिन मेरी बात पर किसी ने यकीन नहीं किया। मेरी बहन ने अपने पति के साथ मुझे जेल से बाहर निकाला और मेरी बहन मुझे अपनी कामवाली बनाकर अपने साथ अपने ससुराल ले आई। मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ। पुलिस वाले मुझे हर जगह ढूंढ रहे थे और मीडिया ने भी मुझे हर जगह जलील कर दिया था, इसीलिए मुझे अपना चेहरा छुपाना पड़ा था। मेरी दीदी मुझे अपने साथ पुलिस की गिरफ्त से बचाने के लिए लेकर आई थी। मेरी बहू रोते हुए मुझसे कहने लगी, इसका कोई कसूर नहीं है, मेरी बहन बेकसूर है। मैं और मेरे पति इतने दिनों से इसकी बेगुनाही का सबूत ढूंढ रहे हैं और हमने उस साइको लड़के के पीछे अपने जासूस लगा रखे हैं। उस लड़के के खिलाफ बहुत से सबूत जमा किए हैं। हम 1-2 दिन में ही ये सारे सबूत मीडिया और न्यूज़ रिपोर्टर्स को देने वाले हैं, ताकि मेरी बहन की बेगुनाही का सबूत हो सके। सारी सच्चाई सुनकर मैं दंग रह गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था। फिर मेरे बेटे और बहू ने मुझे वो सारे सबूत दिखाए जो उन्होंने पिछले 3 महीनों में जमा किए थे, और ये सब कुछ सच था। अब बेचारी बेकसूर लड़की भाग्य के हाथों मजबूर होकर एक कामवाली बनकर रह रही थी, जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी। मेरी बहू ने वो जो सारे सबूत इकट्ठा किए हुए थे वो न्यूज़ चैनल्स को दे दिए, और वो लड़की जो बिना कुछ किए गलत इल्ज़ाम में फंसकर जिल्लत और रुसवाई की ज़िंदगी जी रही थी। सब लोग उससे हमदर्दी करने लगे, जो पहले उस लड़की को कातिल समझ रहे थे और उसकी बेइज्जती कर रहे थे। अब सब लोग उसे इज्जत देने लगे थे और उस साइको लड़कों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। मुझे उस प्यारी सी लड़की पर बहुत रहम आ रहा था, इसीलिए मैंने अपने छोटे बेटे की उससे शादी कर दी और उसे अपनी दूसरी बहू बनाकर अपने घर ले आई। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। प्लीज़ कहानी पसंद आई होगी तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ